नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में इजी कंपटीशन विद रंजन पांडे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लगभग सभी प्रकार के परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सब में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, जिसको हम लोग कहते हैं सतत विकास। इसके अनेक संज्ञाएं हैं। इसको सतत विकास भी कहते हैं, संपोषणी विकास भी कहते हैं, धारणी विकास भी कहते हैं, शाश्वत विकास भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो। तो आइए आज हम देखते हैं सतत विकास क्या है। इसके साथ ही हम लोग रियो के जो सम्मेलन हुए थे उसमें किस बात पे चर्चा हुई, आगे की क्या रणनीति तय हुई, जो अगले 100 वर्षों के लिए गोल निर्धारित किए गए हैं, 2016 से 2030 के बीच में क्या गोल निर्धारित किए गए हैं, इस पे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जान लेंगे कि सतत विकास क्या है। विकास का मतलब आप लोग जानते हैं, विकास का मतलब विकास, सतत का मतलब लगातार बनी रहने वाली प्रक्रिया, अर्थात ऐसा विकास जो निरंतर बना रहे, ऐसा विकास जो रुके न। तो लोगों की यह कोशिश रहे कि विकास तो हो, लेकिन इस तरह का विकास हो जो रुके ही न, जो बना रहे, जो निरंतर चलता रहे और आने वाली पीढ़ी को भी, जो इस समय हमारी जनरेशन है वो भी विकास का लाभ ले सके, और जो भविष्य में आने वाली जनरेशन है वो भी विकास का लाभ ले सके, वो भी विकास कर सके। तो सतत विकास की जो परिभाषा है, नॉर्मल परिभाषा ये है कि ऐसा विकास जिसमें आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकता न रुके, भविष्य के लोग भी विकास करते रहे, उनको उनकी जरूरत की सारी चीजें मिलती रहे, इस तरह के विकास को सतत विकास कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक रूप से मिले हुए हम लोग को वो सारे संसाधन, यानी प्रकृति से मिले हुए वो सारे संसाधन जिसका उपयोग करके हम विकास कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या है, जो भी हमें प्रकृति से मिले हैं, तेल है, पानी है, हवा है, कोयला है, ईंधन है, वो सारे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हैं, उसका उपयोग हम लोग इस तरह से करें कि आज हम लोगों का विकास हो और उसको बचा के भी रखें, ताकि भविष्य की आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का प्रयोग करके अपने विकास के क्रम को आगे बढ़ाते रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दरअसल 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। WCED ने 1987 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। इसी को हम लोग ब्रंटलैंड आयोग भी कहते हैं। उसमें पहली बार सतत विकास की व्याख्या की गई है। उसमें जो व्याख्या की गई है उसके अनुसार क्या बताया गया कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता भी पूरी करे। एक बार फिर से आप देख लीजिए, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता भी पूरी करे। अर्थात सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो आने वाली जनरेशन की जरूरत जो हो, उनकी जो जरूरतें हो, उसको इस तरह से रखना है कि उनकी जरूरतें पूरी हों और उसके साथ साथ वर्तमान की भी जरूरतें पूरी हों। अर्थात सतत विकास अभिप्राय ऐसे विकास से है कि हम लोग जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं उसका उपयोग इस तरह से करें कि आज हमारा भी विकास हो और भविष्य में आने वाले जनरेशन को भी वो सारी सहूलियतें, वो सारी सुविधाएं मिले जो आज हम प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात हम हवा को इतना खराब न कर दें कि आज हम विकास तो कर लें लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हवा न मिले, वो उनका विकास न हो पाए। पानी को इतना खराब न कर दें कि भविष्य में पीने के लिए ही न रह जाए और आने वाले जनरेशन को पीने के लिए पानी न मिले। पृथ्वी पर सारे जल का सिर्फ 1% पीने योग्य जल हम लोगों के पास है। तो हम जल का प्रयोग इस प्रकार से करें कि आज हमारा भी विकास हो, कल आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो। सतत विकास से यही लक्ष्य है
कि आज भी विकास हो और आने वाली पीढ़ी का भी विकास निरंतर होता रहे। हम अपने संसाधनों का इस तरह से प्रयोग न करें कि जल्दी से उसको खत्म कर दें, क्योंकि ये संसाधन सब सीमित है। तेल, कोयला, पेट्रोल, ये सारी चीजें जो है सीमित है। तो हम इसका प्रयोग इस तरह से करें कि आज हमारी आवश्यकताएं पूरी हो और आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर हम ध्यान दे लें कि पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सतत विकास जो शब्द है वो आया कहां से? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में आया, जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। तो वहां से ये शब्द आया और पहली बार इस शब्द का प्रयोग नॉर्वे के पीएम ने किया था। ध्यान रखिएगा इसको, पहली बार इस शब्द का प्रयोग नॉर्वे के पीएम ने किया था। इसको निर्धारण है कुछ सूचकांक रखे गए हैं, जिसमें पारिस्थितिकी को लिया जाता है, आर्थिकी को लिया जाता है और सामाजिक संस्कृति को लिया जाता है। यानी आपकी पारिस्थितिकी में विकास हो रहा है कि नहीं, आर्थिकी में विकास हो रहा है कि नहीं, सामाजिक संस्कृति में विकास हो रहा है कि नहीं, इन सब को लिया जाता है सतत विकास के सूचकांक को निर्धारण करने के लिए। इसको स्वीकारोक्ति कब मिली है? इसके लिए 2016-17 में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको 17 सूत्री लक्ष्य कहा जाता है। इसको यूएनए के द्वारा तैयार किया गया है। अब हम सतत विकास का जो मूल मंत्र है उस पर देख लेते हैं। तो इसके मूल मंत्र क्या है? तो मूल मंत्र है आर्थिक विकास करना, लैंगिक समानता को बनाए रखना। आर्थिक विकास कैसे करना? कि हम इस तरह से विकास को करें कि भविष्य में भी विकास होता रहे और इस समय जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको भी बनाए रहे। लैंगिक समानता हो, यानी कि जो लिंगानुपात है, बेटे और बेटियों के बीच जो असमानता है उसको खत्म करना है, उद्योगों का विकास करना है और कोई भी पीछे न छूटे। सतत विकास का ये मूल मंत्र है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सतत विकास का जो सूचकांक है उसको कौन जारी करता है। तो भारत में सतत विकास का सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतत विकास का जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सतत विकास का सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो शुरुआत तो हमारे भारतीय सतत विकास सूचकांक की शुरुआत जो है वो 2018 से हुई है। और सतत विकास शुल्क किसको कहते हैं? सतत विकास शुल्क किसको कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शुल्क, सतत विकास शुल्क किसको कहते हैं या धारणीय विकास शुल्क किसको कहते हैं? तो इसको जान लीजिए कि पारिस्थितिकीय रख रखाव के लिए एक भुगतान दिया जाता है, जिसको 2020 से लागू किया गया है। सब लोग मिलके कि पारिस्थितिकी की जो रख रखाव है, हमारे इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत ना हो, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसकी सुरक्षा, उसको विनियमित कैसे किया जाए, उसके लिए सबसे शुल्क लिया जाता है। उस शुल्क को सतत विकास शुल्क कहा जाता है, जो 2020 से लागू हुआ है। सतत विकास की मेजबानी भारत ने 2022 में किया था। पिछले वर्ष 2022 में सतत विकास जो समिट होती है उसकी मेजबानी किसने किया था? भारत ने किया था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, दो और चीजें हैं। सतत विकास का जो सूचकांक है उससे क्वेश्चन बन सकता है कि 2020-21 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर था। तो सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और फिर केरल थे। तो 2020-21 में जो नीति आयोग द्वारा सतत विकास भारतीय सूचकांक जारी किया गया था, उसमें हिमाचल प्रदेश 1 नंबर पे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उसके बाद केरल का नंबर आया। अब हम देखते हैं शहरों में। तो 2021-22 का जो शहरी सूचकांक है, 21-22 का ये सूचकांक था, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। और जो शहरी सूचकांक है, शहरों में जो सबसे बढ़िया रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ वो 1 नंबर पे शिमला था, दूसरे नंबर पे कोयम्बटूर था और तीसरे नंबर पे
चंडीगढ़ था। तो 2021-22 के सतत विकास भारतीय सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, उसमें पहले नंबर पे जो शहर था वो शिमला था, दूसरे नंबर पे कोयम्बटूर था और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ था। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। सब पहली बार प्रयोग किसने किया? नॉर्वे के पीएम ने किया। निर्धारण हेतु क्या क्या रखा जाता है? तो पारिस्थितिकी, आर्थिकी, सामाजिक संस्कृति। स्वीकार कब हुआ? ये 17 सूत्री जो लक्ष्य हुए, इसके लिए 17 सूत्री लक्ष्य दिए गए हैं, वो लक्ष्य आगे बताएंगे। उसकी स्वीकारोक्ति 2016-17 में हुई थी। तैयार किसने किया था? यूएनए ने। इसका मूल मंत्र क्या है सतत विकास का? आर्थिक विकास, लैंगिक विकास, औद्योगिक विकास और कोई पीछे न छूटे। सूचकांक जारी कौन करता है? ये नीति आयोग जारी करता है। वर्तमान में रैंकिंग सबसे ऊपर किस प्रदेश की है? तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल। चारों बता दे रहे हैं आपको लाइन से। और शहरों की बात करें तो टॉप में कौन है वर्तमान में? सबसे ऊपर शिमला है, फिर कोयम्बटूर है, फिर चंडीगढ़। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है जो इससे आ सकता है कि 2022 में भारत ने मेजबानी इसकी की थी। तो या ये पूछा जा सकता है कि 2022 में सतत विकास की मेजबानी किसने की थी? तो वो है इंडिया ने। अब हम आइए देख लेते हैं आगे रियो समिट के बारे में। दरअसल जब ये आवर कॉमन फ्यूचर पत्रिका में इस शीर्षक के द्वारा सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया और इसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को लेके, बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को लेके सारे देशों ने एक संगठन बनाया। उन सारे देशों ने मिलके 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील की राजधानी है, वहां एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में जैव विविधता और आने वाली पीढ़ी में कैसे संरक्षण किया जाए, आने वाली पीढ़ी को कैसे संरक्षण दिया जाए, किस तरह से हमारा आज का भी विकास हो, आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो, जैव विविधता जो हमारे प्रकृति में है, जो सारी चीजें हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं वो नष्ट न हो, जल, पानी, ऊर्जा सब सुरक्षित रहे, उस पर एक सम्मेलन हुआ रियो समिट, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं। प्रथम अर्थ समिट भी कहते हैं। ये ब्राजील में हुआ था। ये जैव विविधता पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया इसमें। और इसी समिट में एजेंडा 21 प्लान भी विकसित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एजेंडा 21 प्लान क्या होता है? तो इसको यूएनएफसीसी और इसी में यूएनएफसीसी का गठन भी किया गया। तो एजेंडा 21 प्लान वह प्लान है जो एजेंडा 21 का मतलब 21 यानी 21वीं शताब्दी, एजेंडा 21 विकसित किया गया यानी 21वीं शताब्दी में हमारे विश्व में किस तरह से विकास करना है, लोगों को किस तरह सुरक्षित रखना है, जैव विविधता को सुरक्षित रखना है, ईंधन, गैस, खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रहना है, लोगों को स्वास्थ्य को सुरक्षित रहना है और इस तरह से विकास करना है कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग न हो, उसकी कमी न हो। तो प्रथम अर्थ समिट में सतत विकास एजेंडा 21 पर ज्यादा ध्यान दिया गया और जैव विविधता पर ध्यान दिया गया। अब हम आइए देखते हैं दूसरा सम्मेलन जो था ये रियो 5 के नाम से जाना जाता है। दूसरा सम्मेलन रियो 5 के नाम से जाना जाता है। देखिए 4 सम्मेलन हुए हैं, रियो समिट, रियो 5, रियो 10, रियो 20। इसका मतलब यह है कि रियो 5 का मतलब कि रियो सम्मेलन अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी, उससे 5 वर्ष बाद न्यूयॉर्क में +5 का मतलब रियो +5 का मतलब 5 वर्ष बाद जो सम्मेलन हुआ। तो 92/5/1997 में ये यूएनएफसीसी और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में इस बात पे चर्चा की गई कि जो रियो सम्मेलन 1992 हुआ था वो क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं, वो आगे दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं, उसी के बारे में हुआ था। यह सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। पहला सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, दूसरा न्यूयॉर्क में हुआ था, तीसरा सम्मेलन रियो +10 हुआ था। +10 का मतलब 10 साल बाद, 1992 से 10 साल बाद यानी कि 2002 में ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसको सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का नाम दिया गया। इसको सतत विकास के लिए विश्व सम्मेलन का नाम दिया गया। यह जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। इसमें इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के लिए आह्वान भी किया गया, यानी कि हम लोग 21 के लिए एक एजेंडा निकाले हैं, उस एजेंडे को कैसे आगे करेंगे, कैसे आगे ले जाएंगे, उसके लिए आह्वान किया गया।
10 साल बाद रियो 20 सम्मेलन को पुनः रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। 20 साल बाद, इसकी याद रखिएगा, 20 साल बाद पुनः ये इसका आयोजन किया गया, तो रियो डी जेनेरियो में किया गया। इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस पे। इसकी थीम थी द फ्यूचर वी वांट। रियो +20 की थीम क्या थी? द फ्यूचर वी वांट। यह सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन था। इसका लक्ष्य था सतत विकास को जारी रखना। इसका लक्ष्य था कि सतत विकास को हम लोग कैसे जारी रख सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी पर इस पे ध्यान दिया गया, हमें हरी ऊर्जा कैसे मिले, इकोनॉमी, हरित इकोनॉमी और हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया। पर्यावरण को ध्यान में रख के ये सम्मेलन रखा गया। स्वच्छ ऊर्जा मिले, स्वच्छ जल मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। रियो 20, तो पहला सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में, दूसरा सम्मेलन जो था रियो +5 न्यूयॉर्क में हुआ था, तीसरा जो था रियो +10 ये सतत विकास पर विश्व सम्मेलन कहा गया, 21 एजेंडे के लिए आह्वान किया गया, और चौथा सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में पुनः हुआ था, जिसकी थीम थी द फ्यूचर वी वांट। यह सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था। सतत विकास को जारी रखने का लक्ष्य रखा गया। इसमें ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी, पर्यावरण को ध्यान रखना, स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान दिया गया इसमें। अब हम बात करते हैं मिलेनियम गोल। मिलेनियम गोल क्या है? दरअसल सतत विकास के कार्यक्रम में ही एक मिलेनियम गोल का आह्वान किया गया, जिसमें 17 विकास लक्ष्यों को रखा गया। 2016 से 2030 के बीच में सारे वैश्विक समुदाय मिलकर इस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे सतत विकास का जो लक्ष्य है, एजेंडा 21 जो है, उसको परिपूर्ण किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसमें समृद्धि लाया जाए। तो वो गोल क्या है हम आपको बता देते हैं। इसी को हम लोग मिलेनियम गोल कहते हैं। इसी को पूछा गया है मिलेनियम गोल क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 17 लक्ष्य जो 2016 से 2030 के लिए वैश्विक समुदाय के लिए जैव विविधता को बचाने के लिए, सतत विकास को लगातार जारी रखने के लिए जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं, उसी को मिलेनियम गोल कहा जाता है। ये 2016 से 2030 के लिए रखे गए हैं, जिसमें पहला है गरीबी को कम करना, यानी वैश्विक समुदाय ऐसा क्रियान्वयन करेगी अपनी इकोनॉमी का कि गरीबी कम हो जाए। भूखमरी को कम करना है कि वैश्विक समुदाय मिलकर भूखमरी को कम करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य पे ध्यान देना है कि वैश्विक समुदाय मिलकर सारे देश एक दूसरे की मदद करते हुए सारे देश के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उस पे ध्यान देंगे। शिक्षा पे सब लोग मिलकर ध्यान देंगे। लैंगिक असमानता को मिटाएंगे, यानी जो कुछ देशों में जो अल्प विकसित कंट्री हैं, उसमें बेटे और बेटियों के बीच जो है असमानता पाई जाती है, भेद किया जाता है, तो उस असमानता को शिक्षा में सुधार लाके दूर करने के लिए कोशिश की जाएगी, ताकि वैश्विक पटल पर लोगों को यह महसूस हो कि लैंगिक असमानता नहीं करनी चाहिए, बेटे और बेटियां बराबर हैं। जल और स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देना है, आर्थिक विकास पर ध्यान देना है, स्थलीय जीव और जलीय जीव दोनों जीवों पर, स्थलीय जीव और जलीय जीव दोनों जीवों पर ध्यान देना है। दोनों जीवों के जो वंश हैं वो खत्म ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका विकास हो, उनको किस तरह से रखा जाए कि जलीय और स्थलीय दोनों जीवों की संतति आगे बढ़ती रहे। उद्योग पर ध्यान देना है, नवाचार को आगे बढ़ाना है, नए नए प्रयोग करना है, नई नई खोज करना है, असमानता में कमी लाना है। वैश्विक पटल पर जो देशों के बीच, लोगों के बीच काले गोरे इन सब की असमानता का है, उन सबको दूर करना है। शहरी सामुदायिक विकास करना है, सभी शहरों में स्वच्छ जल हो, सामुदायिक विकास हो, सब मिलजुल के रहें। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन भी करना है। जिम्मेदारी के साथ पूरा वैश्विक समुदाय उपभोग करे, उत्पादन करे। जलवायु पे सबको मिलकर ध्यान देना है। ऐसी व्यवस्था करनी है जिसमें शांति और न्याय के लिए सशक्त संस्थाएं बने, यानी ऐसी संस्थाएं बने जो शांति और न्याय के दिशा में बहुत बढ़िया कदम उठाएं और वैश्विक
पटल पर शांति और न्याय लोगों को मिले, लक्ष्यों के लिए भागीदारी बनी रहे, यानी सभी देश मिलके इस तरह से भागीदारी बनाएं, सभी देश मिलके इस तरह से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करें कि ये भागीदारी बनी रहे और हमारे 2016 से 2030 के बीच जो वैश्विक समुदाय को सतत विकास के अंतर्गत जो 17 लक्ष्य मिले हैं उसको प्राप्त किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से हम इसको आगे दिशा में ले चले। इसके अब आइए हम देख लेते हैं जो रिपोर्ट आई है 2022 की। 2022 के सतत विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है उसमें पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे स्वीडन है। फिनलैंड पहले स्थान पे है, डेनमार्क दूसरे स्थान पे है और स्वीडन तीसरे स्थान पे है। जबकि अब आप पूछेंगे भारत की क्या रैंकिंग है, तो इंडिया 121 पे है और पाकिस्तान 125 पे है। आप आश्चर्य करेंगे, इससे पहले इंडिया 120 पे थी, 2021 में इंडिया 120 पे थी, पाकिस्तान 129 पे था। तो पाकिस्तान के रैंकिंग में सुधार हो गया, ये 129 से 125 पे आ गया। लेकिन इंडिया की जो रैंकिंग है सतत विकास सूचकांक में, उसमें जो है 1 अंक की गिरावट आ गई, अब ये 120 से 121 पे पहुंच गया। करंट यही है 2022 का। तो आज हम लोगों ने देखा कि सतत विकास क्या है, धारणीय विकास, संपोषणी विकास क्या है, रियो में जो सम्मेलन हुआ उस पे क्या बातें हुई, वैश्विक पटल के लिए इस पे किस चीज के लिए चर्चा हुई, सतत विकास पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और अगर कुछ कमी रह गई हो या किसी अन्य चीज पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।